Hello and welcome back, everybody. This is your chemistry mentor, Shom Upadhyay, and usually मैं अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, जो है वन शॉट। और ईएमआई का पार्ट 1 वन शॉट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर रखा है, दिस इज पार्ट नंबर 2। और पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया? ईएमआई, मैग्नेटिक फ्लक्स शुरू किया, मैग्नेटिक फ्लक्स से शुरू किया, फैराडे लॉ, साथ के साथ लेंज लॉ, लेंज लॉ के साथ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल के साथ और भी डिफरेंशिएशन, इमोशनल ईएमएफ के केस डिस्कस किए, कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, स्पेशल केसेस, इंड्यूस में रोटेटिंग रॉड का, फिर हिंज वाला रॉड। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी है। और तो पार्ट नंबर 1 जो है वो जाके देखो। उसके बाद पार्ट नंबर 2 यहाँ से कंटिन्यू होगा। EMI वन शॉट का दिस इज पार्ट नंबर 2। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखो, ये सेकंड पार्ट है तुम्हारे EMI के अंदर, ठीक है। और सेकंड पार्ट शुरू होता है तुम्हारा। सेकंड पार्ट में जो पहला टॉपिक आता है वो है सेल्फ इंडक्टेंस। टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। दो चीजें और पढ़नी है आपको इसके अंदर, एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो अभी हम सेल्फ इंडक्टेंस शुरुआत कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 2 में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिड। सबसे पहले समझो कि सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है। जो सेल्फ इंडक्टेंस शब्द है, इसके शब्द का मतलब क्या है? नाम देखो, खुद से पता लग रहा है, सेल्फ इंडक्शन। मतलब कोई भी चीज अगर इंड्यूस हुई होगी तो वो खुद के चेंज की वजह से इंड्यूस हुई होगी, इसलिए उसका नाम दिया गया सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस में होता क्या है कि हम एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड लेते हैं। ये सोलेनॉइड है, सबने देखा है सोलेनॉइड, है ना। इस सोलेनॉइड में मान लो मैंने करंट आई फ्लो करा दिया, ठीक। और मैं क्या कर रहा हूं कि करंट को लगातार चेंज कर रहा हूं इस सोलेनॉइड के अंदर, है ना। करंट को लगातार मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं इस सोलेनॉइड के अंदर। अब आपको ये पता है कि जहां करंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होती है, बिल्कुल सबको पता है, फैराडे का ही लॉ है ये भी, है ना। हेनरी ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने ये बात बताई थी कि जहां करंट है वहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यार अगर इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सर इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब ये बताओ, अगर टाइम के साथ साथ मैं इस करंट को चेंज कर रहा हूं इस सोलेनॉइड में, तो अगर करंट चेंज हो रहा है मतलब साथ ही साथ सर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, बिल्कुल। मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो है सर, लेकिन वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि इस सोलेनॉइड के अंदर सर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा होगा। और मैंने अभी ये चीजें पढ़ी हैं कि अभी पिछले ही लेक्चर सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। होता है। और ईएमएफ के वजह से एक करंट इंड्यूस होता है, ये भी हमने पढ़ा था। यस सर। मतलब यहां हुआ क्या? यहां हुआ कि सोलेनॉइड का ही करंट जब चेंज कर रहा है तो खुद सोलेनॉइड के अंदर एक करंट पैदा हो जा रही है। मतलब खुद के चेंज के वजह से, खुद के करंट के चेंज के वजह से नए करंट का इंड्यूस हो जाना, इसी को सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है। बड़ा सिंपल है। फिर से रिपीट कर देता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सोलेनॉइड के लिए डिफाइन किया जाता है। इसलिए मैंने एक सोलेनॉइड बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया, इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो करा दिया। अब करंट को मैं टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा हूं, तो करंट अगर टाइम के साथ साथ चेंज होगा तो करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, क्योंकि जहां करंट होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ को इंड्यूस करता है, और जहां ईएमएफ है वहां करंट भी हो जाता है। मतलब खुद का करंट चेंज होने की वजह से खुद के अंदर ही करंट का इंड्यूस हो जाना, है ना। खुद के करंट से खुद का करंट का इंड्यूस हो जाना, खुद के करंट को बदल के और एक नया खुद का करंट इंड्यूस हो जाना, इसी को हम टर्म देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। मतलब इसी के अंदर करंट भी चेंज हो रहा है, इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, और उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नया करंट भी आ रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? अब इस सोलेनॉइड है तो इसके अंदर तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मतलब इसके अंदर लूप्स तो काफी होंगे, है ना। सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लूप्स होते हैं। अरे ये एक लूप, फिर ये दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, है ना। ये लूप ही तो फॉर्म करते हैं ऐसे, जब हम टर्न करते हैं वायर को, तो वायर को हम क्या करेंगे, यस। लपेट देंगे तो सोलेनॉइड बनता है। तो सोलेनॉइड के अंदर लूप्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि सोलेनॉइड का ये एक लूप ले लो, है ना, सिर्फ एक लूप, और मैं तुमसे पूछता हूं कि फाइंड आउट द फ्लक्स इन वन लूप ऑफ सोलेनॉइड,
है ना। एक लूप पे सोलेनॉइड के कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ जरा, ये बताओ क्या लिखोगे। अभी हमने पीछे पढ़ा, पिछले वाले सेशन में पढ़ा था, फाई इक्वल्स टू क्या होता है सर, बी इंटू ए, होता है कि नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, सबने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अरे डॉट प्रोडक्ट करते थे लेकिन बी ए cos थीटा होता था, बट अभी मान लो मोटा Yes, sir. मोटी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। ठीक है, Mm. अब ये बताओ कि सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ये तो पिछले लेक्चर, पिछले चैप्टर, अगर आपने कभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है तो उसके अंदर ये बात आपने पढ़ी होगी कि सर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। इसको याद है, याद है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन इंटू आई होती है। तो सर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई, और एरिया, एरिया क्या है, तो एक लूप है, और लूप कैसा है सर, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया सबको पता है, पाई आर I स्क्वायर। am square. और Yes, sir. आर क्या है, व्हाट इज दिस आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द लूप। मान लो इस लूप का रेडियस कितना है, इस लूप का रेडियस है कैपिटल आर, तो आई राइट इट एज एरिया पाई आर स्क्वायर। तो फाई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, और एरिया की जगह लिख दूंगा पाई आर R. स्क्वायर। ये तुम्हारी फ्लक्स हो गई एक लूप में, ये तुम्हारी फ्लक्स हो गई एक लूप में, हो गई कि नहीं ये बताओ, तुम्हारी फ्लक्स हो गई। Yes. लेकिन सर यहाँ एक लूप तो नहीं है ना, यहाँ तो एन नंबर ऑफ लूप्स हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं, Yes. टोटल नंबर ऑफ लूप्स एन हो सकते हैं, मैंने तो एक लूप का लिखा यहाँ, फ्लक्स इन वन लूप मैंने लिखा। तो फॉर एन नंबर ऑफ लूप्स, फॉर कैपिटल एन नंबर ऑफ लूप्स, N से मल्टीप्लाई करती हूँ. अगर मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है तो मैं क्या करूंगा, फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, है ना, क्या लिखूंगा, एन आई पाई आर स्क्वायर, R. और कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल। Yes, sir. पर अब देखो सोलेनॉइड के केस में थोड़ी और तुमने बातें पढ़ी होगी, जब सोलेनॉइड और टॉरॉइड पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसके अंदर तुमने पढ़ा होगा कि सर ये कैपिटल एन ना, ये होता है स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ, याद है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, Okay. उसी को टोटल लेंथ बोलते हैं, बोलते हैं, Yes, sir. अरे सॉरी मैं उल्टा लिख दिया ना, यस सर। मैं उल्टा Sir, लिख दिया। N equal क्या स्मॉल एन होता है? इक्वल्स टू टोटल लेंथ पर R. यूनिट लेंथ होता है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन आ जाता है, मैं Hmm. भी उल्टा लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। Hmm. तो यहां से Yes, sir. कैपिटल कैपिटल एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू एल। N into N. तो ये फ्लक्स जो है इसमें थोड़ा सा बदलाव करो, क्या करो, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, और जो कैपिटल एन है ना उसकी जगह मैं N. स्मॉल एल लिख दूं, बिल्कुल। अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखो ये एन एन स्क्वायर बना देगा, यानी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर एल। ये है फ्लक्स थ्रू एन नंबर ऑफ लूप्स, ये है फ्लक्स थ्रू एन नंबर N ऑफ R लूप्स। of loop. ये सबको क्लियर हुआ, ये किसी को दिक्कत है। Yes, sir. अब देखो, अब इसमें क्या करो ना, ये आई वाले टर्म को जरा बाहर ले लो, और बाकी सारे टर्म को एक साथ लिख दो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और आई को मैंने बाहर रख दिया, बाकी सबको मैंने एक साथ ले लिया। और तुमको पता है म्यू नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, एन नहीं बदल सकता, पाई नहीं बदल सकता, लेंथ नहीं बदल सकता, रेडियस नहीं बदल सकता, मतलब ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, और ये सारी कांस्टेंट वैल्यू को पता है क्या बोलते हैं, कैपिटल एल से लिखते हैं, और ये होता है फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई। और ये एल जानती हो क्या है, एल को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। एल को क्या बोलते हैं, कैपिटल एल को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। Self-inductance. मतलब सेल्फ इंडक्टेंस के केस में फ्लक्स निकालना है तो फार्मूला क्या याद रखना है सर, एल इंटू आई। और सिर्फ यही नहीं याद रखना है, यहां तक आपको पता होने चाहिए, क्यों, क्योंकि कई बार पूछ देता है ना कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा निकाल के दिखाओ, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी निकाल के दिखाओ, नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा, पर यूनिट लेंथ दे देगा। तो आपको ये पूरा आना चाहिए इस पूरी स्लाइड में कि सेल्फ इंडक्टेंस कैसे आया। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, हेनरी, कैपिटल एच। क्या होती है यूनिट, हेनरी होती है, याद रखोगे, हेनरी। याद रखोगे।
तो ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। ठीक, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, ये तुम्हारा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। अब कैसे कोफिशिएंट लिखोगे ये भी समझ आ गया, कोफिशिएंट कैसे लिखोगे ये भी समझ आ गया। अब Yes, देखो, sir. आ गया. अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर ईएमएफ लिखने के लिए कहा जाता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो बताओ। और ईएमएफ इंड्यूस किन कारण से हो रहा है, करंट के चेंज के वजह से हो रहा है ना। करंट चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो इंडक्शन हो रहा है Time. भाई। करंट चेंज हो रहा है तभी Yes, तो sir. इंडक्शन हो रहा है। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये हमसे पूछा जाता है, तो याद रख लो सेल्फ इंडक्टेंस में ईएमएफ का फार्मूला होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये सबको पता है। जैसे अभी तक हमने फराडे लॉ के अंदर फ्लक्स लिखा माइनस डी फाई बाई डी टी, वैसे यहां होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। और सेल्फ इंडक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस केस में फ्लक्स कैसे लिखते हैं, एल आई। ठीक है, जहां एल क्या होता है, एल होता है सर कोएफिशिएंट ऑफ So, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या self-inductance. होता है म्यू Coefficient नॉट of एन स्क्वायर। self-inductance. और इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एन स्क्वायर और Square. आई आर स्क्वायर एल, आई Square L. आर स्क्वायर एल। याद रखोगे, तो ये Yes, इतने sir. इतने टर्म तो आपको पता होने चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर। बाकी कुछ है नहीं सेल्फ इंडक्टेंस में, बहुत आसान है। क्लियर हो गया सबको, Yes, sir. क्लियर हो गया सबको। आओ आओ इसी पे एक सवाल कर लेते हैं। सवाल है, व्हेन अ करंट कैरिंग व्हेन अ करंट कैरिंग सॉरी कैरिंग नहीं है, यहाँ लिख लो व्हेन अ करंट चेंजेस, ऐसे लिख लो इसको। व्हेन अ करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.05 seconds in a coil, induced EMF is 8 volt. The self inductance of the coil is, हमसे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पूछा गया है। अभी हमने पीछे पढ़ा सर EMF इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना। सर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को हटा दो, एल डी आई बाई डी टी, है ना। मॉड लगा दोगे तो, है कि नहीं। अब देखो यहाँ ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है 8 वोल्ट, देखो दी हुई है। करंट कहां से कहां चेंज हो रहा है, फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, और टाइम चेंज होने में कितना लगा, 0.05 सेकेंड्स। और हमको क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो यहां से देखो ईएमएफ की जगह 8 वोल्ट रख दो, एल मल्टीप्लाई बाई डी आई बाई डी टी, मतलब चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट कहां से कहां चेंज हो रहा है, फाइनल कितना है 4 एम्पियर, 4 इनिशियल ampere कितना है 2, minus 2 तो 4 ampere. माइनस 2 अपॉन 0.05। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू 0.05 इज इक्वल्स टू 2L। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 2। आराम से कर सकते हो ये 4 टाइम्स। तो L कितना हो जाएगा, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 4, है ना। और ये कितना आएगा 0.2 एम्पियर, सॉरी 0.2 हेनरी, नॉट एम्पियर, क्योंकि L है, L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है जी, हेनरी, इसलिए H लिखेंगे। क्लियर, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे इससे। क्लियर हो गया, ऐसे ही सवाल आता है, चिंता मत करो, ज्यादा टफ सवाल नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक, ठीक है, Yes, Yes, sir. क्लियर है सबको। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बातें इसके अंदर याद। इसके अंदर हम एक टर्म पढ़ते हैं जो है नोडल एनालिसिस। क्या है नोडल एनालिसिस, थोड़ा ध्यान देना। देखो आप सभी को ये चीज पता है कि लेट्स से अगर मैं किसी सर्किट का एक रेजिस्टेंस मान लो यहां जोड़ दूं, ये लेट्स से रेजिस्टेंस आ रहा है और इसमें से मैंने करंट को फ्लो कराया, तो आपने ये चीजें पढ़ी है कि सर जिधर से करंट जाता है उधर पोलैरिटी प्लस लिखते हैं,
जैसे बाहर निकलता है उधर पोलैरिटी माइनस लिखते हैं। मतलब रेजिस्टेंस में हमेशा, है ना, अगर हम करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, आपने केवीएल केसीएल भी पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो मार्किंग आपने सीखी होगी, इतना मैं मान के चलता हूँ, है ना। जहां Yes. से करंट इंटर करता है उधर पॉजिटिव साइन लेते हैं, जहां से निकलता है रजिस्टर में उधर क्या लेते हैं, निगेटिव साइन लेते हैं, है ना। तो अब मैं तो आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस में, किसी भी रजिस्टर में, जब भी अगर हम करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा हो मतलब पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, ये तो सबको पता है। तो Yes, मैं sir. यहाँ ये लिख सकता हूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ रजिस्टर, द पोटेंशियल ऑलवेज, Decreases. ये तो सबको पता है, ठीक है। Yes. अब 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 देखो, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, अभी हमने पीछे पढ़ा कि इंडक्टर के केस में जो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये तो रजिस्टर के केस में था। वेयर एज अगर मैं इंडक्टर के केस में बात करता हूं, है ना, तो इंडक्टर के केस में क्या होगा, जैसे रजिस्टर है वैसे इंडक्टर भी वर्क करेगा, है ना। पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, करंट डायरेक्शन में हम जाएंगे तो, यानी ऐसा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहां भी क्या होगा, पोटेंशियल का डिक्रीज होगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर इंडक्टर के ईएमएफ के लिए मैं लिखता हूं माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो थोड़ा कंडीशन को समझो। कंडीशन ये है कि अगर इफ डी आई बाई डी टी, मतलब बेसिकली जो करंट है, ये रेट ऑफ करंट है ना, रेट ऑफ करंट है, जो चेंज हो रहा है करंट, डी आई बाई डी टी क्या है, चेंज इन करंट है। अगर डी आई बाई डी टी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये सवाल में लिख के आएगा, जब भी सवाल पूछा जाता है तो लिखा जाता है कि करंट इज डिक्रीजिंग और करंट इज इंक्रीजिंग, दो केस हो सकता है। एक तो डी आई बाई डी टी इंक्रीज हो डिक्रीज हो रहा है, मान लो करंट चेंज हो रहा है लेकिन घट रहा है करंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ, यानी डी आई बाई डी टी अगर डिक्रीज हो रही है तो हम डी आई बाई डी टी को क्या लेंगे, निगेटिव लेके रखेंगे, है ना। अब देखो, अब ईएमएफ में ऑलरेडी एक निगेटिव का टर्म है, डी आई बाई डी टी फिर निगेटिव हो गया, तो इस केस में ईएमएफ क्या पॉजिटिव Positive. आएगा, क्या इस केस में Yes, ईएमएफ sir. पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा, ये पहला केस था। लेकिन अगर करंट में दे दिया कि डी आई बाई डी टी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब डी आई बाई डी टी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ईएमएफ में ऑलरेडी एक निगेटिव टर्म है, अब डी आई बाई डी टी पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में ईएमएफ क्या हो जाएगा, Negative. नेगेटिव हो जाएगा। यही मैं आपको बताना चाहता था कि इंडक्टर के केस में ऐसे काम करता है। करंट के केस में तो, रजिस्टर केस में तो हम सिंपली लिख देते हैं कि पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा प्लस टू माइनस, लेकिन इंडक्टर के केस में ये करंट के चेंज पे डिपेंड करता है। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो हम निगेटिव लेंगे, और डी आई बाई डी टी निगेटिव, ऑलरेडी एक उसमें निगेटिव का टर्म है, तो निगेटिव निगेटिव क्या ईएमएफ को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। और अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपको करंट की वैल्यू को पॉजिटिव में लेना है। ये याद रखिए, सवाल के अंदर डिक्रीज और इंक्रीज के टर्म में ही सवाल पूछा जाता है। तो अगर डिक्रीज लिखा है मतलब डी आई बाई डी टी की वैल्यू आप निगेटिव लेंगे, और अगर इंक्रीज लिखा है मतलब डी आई बाई डी टी की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे। तो अगर डी आई बाई डी टी की वैल्यू निगेटिव होती है तो ईएमएफ अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, तो अगर डी आई बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ईएमएफ अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। किसी को डाउट है, बता दो यार, Sir. किसी को डाउट है, हम्म, किसी No, को sir. डाउट है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को, दिक्कत तो नहीं है ना। No, sir. आओ, No, sir. अब इसी पे एक सवाल करा देता हूँ, इसी इसी इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस का सवाल। ऐसा सवाल पूछे जाते हैं। आपको एक नेटवर्क दिया गया है नीचे, नेटवर्क शोन इन द फिगर, ठीक है, और ये एक पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्किट, इज अ पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सर्किट, इज अ पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सर्किट, ठीक है। अब इसको लिख लो, इफ एट अ सर्टेन इंस्टेंट, if at a certain instant the current is 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर सर्किट में दी हुई है, एंड इज डिक्रीजिंग, देखो ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, एंड इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड,
देन फाइंड VA माइनस VB। हमको VA माइनस VB बताना है, VA माइनस VB। और यहां वो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। रजिस्टर है 1 ओम का, ठीक। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। ये रजिस्टर है 1 ओम का, करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल मार्क है 15 वोल्ट, ये माइनस ये प्लस। फिर एक इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल है ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल एंड में है बी। हमको VA बाई VB बतानी है अगर सर्किट में करंट 5 एम्पियर है। और करंट देखो क्या बोला है कि सबसे पहले तो नेटवर्क चेक कर लो, तो नेटवर्क की ये वैल्यू हो गई, ठीक है। इंडक्टर भी लिख लो, इंडक्टर दिया हुआ है 5 मिली हेनरी, ठीक है। इंडक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 मिली हेनरी। एक सेकंड देना मेरे को। तो ये सवाल आपको समझ आ गया कि सवाल में क्या करना है। करंट दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इंडक्टर दिया हुआ है। हमको VA माइनस VB मतलब दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है। VA माइनस VB का मतलब क्या है, दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपने सर्किट पढ़ा हुआ है, कैसे केवीएल ओवीएल टाइप लगाते थे, पढ़ा है ना सर्किट। तो सिर्फ इतने और इतने में, वैसे तो केवीएल क्लोज लूप में लगता है बट केवीएल जैसा ही कॉन्सेप्ट है Yes, यहाँ भी, sir. केवीएल जैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी, ठीक है। कैसे, पहले हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो सभी पॉइंट का पोटेंशियल मार्क करो। तो पहले ए पॉइंट पे आ गए, तो लेट्स से ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VA है, ठीक है। अब करंट ऐसे आगे बढ़ रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो आगे क्या आया सर, रजिस्टर आया। रजिस्टर का वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, वो है 1 ओम। और करंट कितना है, 5। तो अगर पोटेंशियल लिखना हो मेरे को, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना हो, तो क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर। सबको पता है V इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 1 है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। और रजिस्टेंस के क्रॉस अभी पीछे बताया कि पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है, तो आई राइट इट एज -5। क्लियर, सबको कोई दिक्कत किसी